हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई सेकंड ईयर का जो प्रैक्टिकल पेपर है ये 21 और 22 जुलाई को होगा। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल पेपर लेकर आया हूँ। 21-22 जुलाई को जिनका भी इलेक्ट्रीशियन का सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल है वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो जो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिकल में वो सारे प्रश्न रट कर जाना, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को आप शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जो भी साथी हैं सेकेंड ईयर के, जितने भी दोस्त हैं आपके, सभी की मदद करने के लिए इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करना अपने ग्रुप में, जिससे कि आपके दोस्त को भी ये पेपर मिल सके। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आईटीआई की पल पल की अपडेट के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का आपका प्रैक्टिकल पेपर स्क्रीन पे आ चुका है। टोटल ये 250 नंबर का पेपर है और इसको करने के लिए आपको 8 घंटे का समय मिलेगा। अगर आपको इसमें पास होना है तो मिनिमम आपको 250 में से 150 नंबर लाना ज़रूरी होता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करने पड़ेंगे आपको अगर पास होना है तो। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे एग्जाम में। 3 क्वेश्चन हैं टोटल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ये 100 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद इनके हल भी बताऊंगा कि कैसे इनको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में। देख लेते हैं अब ये तीनों क्वेश्चन कैसे करने हैं जिससे कि आपको एग्जामिनर के द्वारा अच्छे नंबर मिले। 250 में से अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लेना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल वाले दिन करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट ए हाफ वेव रेक्टिफायर। 100 नंबर का क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आपको करवाता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आपको आंसर लिखते समय सबसे पहले प्रैक्टिकल की शुरुआत आपको उसके उद्देश्य से करनी होती है। जब आप प्रैक्टिकल शीट में लिखोगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है हेडिंग लगाकर, जिससे एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है कि इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है अर्ध तरंग यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ का परीक्षण एवं उसका अध्ययन करना। फिर उसके बाद में इसका आपको इंट्रोडक्शन, इस प्रैक्टिकल का परिचय देना है कि ये प्रैक्टिकल किस बारे में है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ के परीक्षण में 2 डायोड लगे होते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में दी गई इनपुट AC सप्लाई का केवल धनात्मक अर्ध चक्र में चालन होता है। इससे हम AC के प्रत्येक अर्ध क्रम पर DC मिलती है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में इस प्रैक्टिकल में जो भी हमारी सामग्री उपकरण यूज होंगे उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारी सामग्री यूज होगी, इसमें उपकरण लगेगा सोल्डरिंग आयरन, कटिंग प्लायर, चिमटी, पेंचकस, मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट, 6 वोल्ट से आपका 220 से ये AC का हो जाएगा, 6 वोल्ट 0.6 से ये हो जाएगा आपका DC का। इसके बाद ये डायोड हो जाएगा IN 4007 का। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध हो जाएगा, सोल्डर वायर फ्लक्स। ये सभी क्या है, आवश्यक उपकरण सामग्री हैं जो कि इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना, अगर आप भी प्रैक्टिकल शीट में दोस्तों ऐसे ही लिखोगे प्रैक्टिकल शीट में तो एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा नंबर देने वाला है क्वेश्चन के। इसके बाद में हमें कार्यविधि लिखना है, वर्किंग मेथड, कि कैसे ये प्रैक्टिकल हम पूरा करेंगे। तो पॉइंट बना बना के लिखिएगा। जैसे कि पॉइंट 1 में हम लिखेंगे परिपथ आरेख सर्किट डायग्राम के अनुसार नोटबुक पर बनाते हैं और चेक करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर, कैपेसिटरों और रेजिस्टेंसों को चेक करते हैं। 3 नंबर स्टेप है हमारा, एक चेसिस पर ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से लगाते हैं। चौथा यहाँ पे है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों पर डायोड लगाते हैं। तो ये हमारा पूरा कार्यविधि रहेगा इस प्रैक्टिकल को करने का। इसके बाद आखिरी स्टेप आता है सुरक्षा और सावधानियां। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रैक्टिकल लिखते हो और अगर लास्ट में आप उसका सुरक्षा सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशंस इंस्ट्रक्शन नहीं लिखोगे तो आपके नंबर दोस्तों काट लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जरूर लिखना है आखिर में हर प्रैक्टिकल को करने के बाद सुरक्षा सावधानियां। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र को लगाते समय पोलैरिटी का ध्यान रखें। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर का परिपथ बनाते समय विशेष सावधानी से सभी संयोजन
संयोजन लगाएं। तीसरा यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे सुरक्षा सावधानी में, परिपथ के सभी अवयव उचित क्षमता में के हों। चौथा यहाँ पे सभी संयोजनों की सोल्डरिंग उचित प्रकार से करें। तो ये हमारी सुरक्षा सावधानियाँ भी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसका डायग्राम कैसे बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायग्राम अगर नहीं बनाओगे ना आप तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिकल में अगर अच्छे से डायग्राम बना देते हो तो अगर आपने ठीक इतना ज़्यादा नहीं भी लिखा है तब भी एग्जामिनर आपसे डायग्राम की वजह से ही आपको फुल मार्क्स दे देता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप प्रैक्टिकल अच्छा लिखते हो, डायग्राम नहीं बनाते हो, अगर आप नहीं बनाते हो डायग्राम, तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। डायग्राम के ही सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। तो ये है आपका इस प्रैक्टिकल का डायग्राम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो नोटबुक में इसको आप एक बार बना लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप अपने सेकंड प्रैक्टिकल देखते हैं। सेकंड प्रैक्टिकल में हमसे क्या पूछा था, तो पहला जो प्रैक्टिकल था कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट ए हाफ वेव रेक्टिफायर 100 नंबर का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा सेकंड जो क्वेश्चन आया है इस प्रैक्टिकल पेपर में वो है परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये भी 100 नंबर का है। तो चलिए अब इस प्रैक्टिकल को करते हैं। हमें स्पीड कंट्रोल करना है डीसी मोटर का फील्ड और आर्मेचर कंट्रोल से, ठीक है, फील्ड और आर्मेचर मेथड से करना है कंट्रोल डीसी मोटर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला प्रैक्टिकल। तो इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले दोस्तों हमें ये डायग्राम बनाकर दिखाना होगा। ये डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों जो है ना हम जो है फील्ड और आर्मेचर के द्वारा हम मोटर की जो गति है उसको कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए 1 नंबर पे पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने हेतु हम वार्ड लियोनार्ड कार्य विधि को जानना। उसके बाद में सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैंने लिखा है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में वाइंडिंग परिपथ को समझना। तो ये आप सबसे पहले डायग्राम बना लेना, शीट पे अच्छे से ये डायग्राम बना लीजिएगा प्रैक्टिकल के दिन, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस डायग्राम का, या फिर इसको अभी बना लीजिए अपने नोटबुक के अंदर। इसके बाद दोस्तों इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो हमारी औजार सामग्री यूज होगी वो हम लिखेंगे। औजार सामग्री जो इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण यूज होते हैं प्रैक्टिकल को करने के लिए वो लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे चार्ट बनाकर लिखोगे, सारणी बनाकर, तो एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा नंबर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सारणी बनाया है, आप भी ऐसे सारणी बना लेना और फिर लिखना। जैसे कि एक तरफ आप लिख देना सारणी के अंदर औजार मापी यंत्र, फिर उसकी मात्रा कितनी क्वांटिटी में लेना है, फिर सामग्री और उसकी मात्रा। जैसे कि औजार मापी यंत्र इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर लेंगे 200 mm का एक लेंगे, ये इंसुलेटेड पेचकस लेंगे 50 से 20 mm का एक लेंगे, इलेक्ट्रीशियन नाइफ लेंगे एक आपका लेंगे, थ्रसिंग स्विच लेंगे, ये भी एक होगा, और एक रियोस्टेट ले सकते हैं आप। इसके बाद पीवीसी तार लेंगे 2 mm का, इसकी जो मात्रा है वो 2 होगी। एक आईसी एक सीडीपी लेंगे, फिर ये एक लेंगे अपने आईसीडीपी स्विच, फिर सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लेंगे एक, और एक बस बार लेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे बस बार भी लेंगे। और इसके बाद जो है ना दोस्तों हम औजार मापी यंत्र में एक AC 3 फेज इंडक्शन मोटर को लेंगे जिसकी मात्रा 1 होगी, DC जनरेटर एक लेंगे और एक DC मोटर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी औजार सामग्री हमने कंप्लीट कर ली है। जो जो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें चाहिएगा वो हमने लिख के दे दिया है। तो ये सभी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ। इसके बाद में इस प्रैक्टिकल की कार्यविधि आपको बतानी है कि कैसे अपने ये प्रैक्टिकल को पूरा करने जा रहे हैं। तो कार्यविधि में सबसे पहला पॉइंट बना के लिखोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं दिए जाएंगे नंबर। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ आपको भी ऐसे लिखना है। तो कार्यविधि में पहला पॉइंट लिखना है आपको, सभी सामान लेकर मशीनों तक जाएं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में लिखना है 3 फेज इंडक्शन मोटर को जनरेटर के साथ कपलिंग करें। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे 3 फेज मोटर का आईसीडीपी व स्टार्टर के साथ कनेक्शन करें। चौथा यहाँ पे पॉइंट दोस्तों देखिएगा, चौथा पॉइंट है जनरेटर की आउटपुट को बस बार के साथ जोड़ें। पांचवा पॉइंट है फील्ड रियोस्टेट के वोल्टेज को नियंत्रित करें। छठा पॉइंट है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बस बार से दें। सातवां यहाँ पे पॉइंट रहेगा मोटर को स्टार्टर द्वारा ऑन करके चलाएं। आठवां पॉइंट है यहाँ पे डीसी जनरेटर की वोल्टेज को नियंत्रित करें। नौवां पॉइंट है बस बार की सप्लाई से डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करें। तो ये 9 पॉइंट में मैंने इसका पूरा वर्किंग मेथड कार्यविधि लिखा है। आप चाहें तो 1-2 पॉइंट अपने तरफ से और बनाकर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसकी सावधानियां, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में कहा था आपको कि सावधानियां लिखना जरूरी है। तो इसमें आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे तो आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि मोटर के घूमने की दिशा सही नहीं होनी चाहिए, गलत हो तो कोई एक फेज आपस में बदल दें। अनुदेशक महोदय से अनुमति प्राप्त कर ही मशीन की सप्लाई से जोड़ना चाहिए, यानी कि जो आपके अपने मर्जी से आपको सप्लाई नहीं जोड़नी है मशीन की, जो वहाँ पे आपके टीचर होंगे उनकी अनुमति लेकर ही आपको ये सप्लाई जोड़ना है, ठीक है। ये सावधानियाँ हो जाएंगी। तो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल अगर आप ऐसे लिखोगे ना प्रैक्टिकल जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो आपको नंबर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। ये डायग्राम है, ध्यान रखिएगा इसका।
अब यहाँ पे अपने देखेंगे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन इस प्रैक्टिकल पेपर में पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है, तो उस पर एक बार नज़र मारते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमें टेस्ट करना है उसकी कंटिन्यूटी का, 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है और साथ में एक और टेस्ट करना है उसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। तो चलिए ये प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक तो दोस्तों हमें उसका इंसुलेशन प्रतिरोध को टेस्ट करना है और एक इसका कंटिन्यूटी का। तो सबसे पहले अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रतिरोध है ना, इंसुलेशन प्रतिरोध, उसको अपने चेक कर लेते हैं। उसके बाद उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य लिखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको प्रैक्टिकल में लिखना है। तो सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं उसके उद्देश्य से कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य हमारा है वाइंडिंग के बीच और वाइंडिंग और ग्राउंड के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे। उसके बाद में हम प्रक्रिया शुरू करेंगे कि कैसे ये प्रक्रिया हमें करनी है। तो प्रक्रिया में हम मोटर को बिजली की आपूर्ति से उसे अलग करेंगे। मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध जो परीक्षक होता है, मेगर जो कि इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के काम में आता है, इसका हम उपयोग करेंगे मेगर का। ठीक है। इसके बाद में परीक्षण के लिए उपयुक्त वोल्टेज को चुने। आमतौर पर 3 फेज मोटर के लिए हम 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट का चयन करते हैं। इसके बाद मेगर लीड को मोटर टर्मिनलों और मोटर फ्रेम से जोड़ना है। इसके बाद दोस्तों परीक्षण वोल्टेज लागू करें और कुछ सेकंड के बाद रीडिंग नोट करें। आमतौर पर 10 सेकंड या रीडिंग स्थिर होने तक उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में वाइंडिंग और ग्राउंड के सभी संयोजनों के लिए परीक्षण को दोहराइए। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया थी, ये क्या चीज़ की प्रक्रिया हमने की है, तो आप कहोगे ये हमने किया है 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध को कैसे मापते हैं, ये हमने कर लिया है। इसके बाद में इस क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला गया था कि हमें साथ में इसका दोस्तों क्या करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट भी करना है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट देखिएगा दोस्तों, उससे पहले जो व्याख्या में आपको इंसुलेशन के लिए क्या लिखना है, तो उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध रीडिंग अच्छे इंसुलेशन का संकेत देती है, कम रीडिंग इंसुलेशन टूटने का संकेत देती है जो नमी, संदूषण या क्षति के कारण हो सकता है। तो ये हमारा इंसुलेशन वाला ये अभी चल रहा है प्रैक्टिकल जो इंसुलेशन टेस्ट है। तो आमतौर पर इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अतिरिक्त ध्यान देने योग्य बात ये भी है, यहाँ पे सुरक्षा सावधानी के बारे में भी आपको लिखना है कि किसी भी परीक्षण से पहले मोटर को हमेशा बिजली की आपूर्ति से अलग करें और उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन कीजिए। ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप था ना, जिसमें हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो हमें इंसुलेशन प्रतिरोध जांचना था वो हमने जांच लिया है। अब इसका हम कंटिन्यूटी टेस्ट देखेंगे कि ये कंटिन्यूटी टेस्ट इसका सही है या गलत है। तो इसके लिए भी हम एक उद्देश्य लिखेंगे कि मोटर की वाइंडिंग में किसी भी प्रकार के ब्रेक या शॉर्ट सर्किट की पहचान करना, इसे ही कंटिन्यूटी टेस्ट कहा जाता है। इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी वो देख लेते हैं। मोटर को बिजली की आपूर्ति से अलग करें और उसे अलग करें। ठीक है। निरंतरता मोड पर सेट किए गए मल्टीमीटर का उपयोग करें। इसके बाद में खुले सर्किट की जांच के लिए मोटर टर्मिनलों RYB के बीच निरंतरता की जांच कीजिए। फिर ग्राउंड पर शॉर्ट सर्किट की जांच के लिए प्रत्येक वाइंडिंग और मोटर फ्रेम के बीच निरंतरता की जांच करें। इसके बाद एक अच्छी मोटर में टर्मिनलों के बीच कम प्रतिरोध 0 के करीब और ग्राउंड पर बहुत अधिक प्रतिरोध आदर्श रूप में अनंत होना चाहिए। ठीक है। व्याख्या में क्या लिखोगे, टर्मिनलों के बीच कम प्रतिरोध रीडिंग 0 के करीब शॉर्ट सर्किट का संकेत देती है, जबकि ग्राउंड पर उच्च प्रतिरोध या अनंत रीडिंग अच्छे इंसुलेशन का संकेत देती है। तो ये है हमारा आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंटिन्यूटी टेस्ट। तो हमसे यहाँ पे क्या बोला था, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करके दिखाया। उसके बाद में कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसका आप डायग्राम देख लीजिए, ये इसका डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम अच्छे से नहीं बनाओगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। और अगर आप अच्छे से डायग्राम एक बार बना देते हैं और प्रैक्टिकल में अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा होगा तो आपको लगभग मान के चलिए एग्जामिनर से फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना दोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ये आपका डायग्राम है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। एक तो इंसुलेशन टेस्ट का है, ये मेगर के द्वारा इंसुलेशन टेस्ट है और साथ में इसका कंटिन्यूटी टेस्ट भी है इसमें। तो ये आपको डायग्राम बनाना है इस प्रैक्टिकल का। इसी के साथ दोस्तों हमारे तीनों प्रैक्टिकल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो में अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए और बहुत सारे प्रैक्टिकल लेकर आऊँगा इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के, और साथ में जो अदर ट्रेड्स है ना उनके लिए भी प्रैक्टिकल प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मेक श्योर कर लेना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ प्रैक्टिकल का तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सीबीटी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी डेली वीडियोस यहाँ पे अपलोड होती है, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एंड करने से पहले सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को, इस प्रैक्टिकल पेपर को अपने सभी सेकंड ईयर के दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।